my name is Vijita Sharma and today I'm going to explain you the topic named nucleus, which is the topic of 11th class. So now let us understand the structure of nucleus. The structure of nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. तो सबसे पहले हमें इसकी डिस्कवरी पे फोकस करना है बच्चों कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी और जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी इन 1665. ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाए सेल का, तो सेल का जो डायग्राम है उसके अंदर सबसे सेंटर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, अब एक पूरी सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो एक सेल के अंदर सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अनदर कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर की और बात करें तो इसमें पूरा क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड होता है. दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटो वर्ड इज मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, यानी कि सेल का फ्लूइड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है. ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे काइंड के से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी भी हम इसे कहते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो बहुत सारे काइंड के हमें यहाँ पर सेल ऑर्गेनल भी पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हम पहले समझेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस क्या रोल प्ले करता है एक सेल के अंदर. ठीक है, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, ये मैं अभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर है इनके अंदर क्या होता है कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी बात करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ऑफ, या फिर मैं कहूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग ऑफ द सेल, तो ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस को भी क्या करके रखती है, एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है. और इस मेम्ब्रेन को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दो होती हैं. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं दो, इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर वाली को हम क्या बोलते हैं, इनर वाली को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. बात समझ में आ रही है ना. ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करके रखती हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करके रखती हैं, ताकि, अच्छा ये पोरस दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, यहाँ पर क्या है, गैप है, और गैप होना जरूरी है क्योंकि गैप नहीं होगा तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल का या फिर गैसेस एक्सचेंज है, ऑस्मोसिस है, कुछ भी प्रोसेस है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है उनके लिए. ठीक है, तो यहाँ पर पोर्स होना भी जरूरी है. अब क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ये आपस में से फ्यूज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और फॉर्म कर लेती हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर. ठीक है, इस गैप को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. क्या बोलते हैं बच्चों, इस गैप को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जिससे मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है. बात समझ में आ रही है. अब इसके अंदर भी एक नन्हा सा छोटा सा क्यूट सा न्यूक्लियस होता है, छोटू सा ऐसा. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोलस. ठीक है, इसके बाद में न्यूक्लियोलस के अराउंड बहुत सारा यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड ऐसे फिल्ड होता है. क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड फिल्ड होता है, पूरी सेल में फ्लूइड फिल्ड होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड फिल्ड होता है. ठीक है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, फ्लूइड, यानी कि न्यूक्लियस का फ्लूइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर. इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल. क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटीरियल. अब ये क्रोमैटिन मटीरियल, अब इन सब का मैं आपको फंक्शन बताने वाली हूँ. ठीक है, मटीरियल. ठीक है, अब मैं आपको इन सब का फंक्शन बताने वाली हूँ कि यहाँ पर इन सब के फंक्शन क्या होते हैं. पर एक चीज आपको और याद रखनी है कि हम अच्छे से क्या बनाएं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाएं. तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में एक अंदर क्या होती है, छोटी सी लेयर होती है इनर मेम्ब्रेन की जस्ट बीनीथ. इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना. क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर लैमिना. अब मैं आपको वन बाय वन क्या कर रही हूँ, इन सबके फंक्शन आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर सबसे अराउंड आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो हिस्सों में बटी हुई है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों का काम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर नहीं निकलने देना या कोई भी जो हमारा मटेरियल है उसको प्रिवेंट करके रखना न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है बच्चों, न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, राइबोसोम्स को फॉर्म करता है एक न्यूक्लियस के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है कि राइबोसोम्स जो यूनिट्स हैं उनको फॉर्म करता है पूरी सेल के अंदर। अब क्या होगा कि अगर आपका जो राइबोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इसके पास में एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाएंगे आपकी राइबोसोमल यूनिट्स, और जब आपकी राइबोसोमल यूनिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चली जाती हैं तो नाउ इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएगा ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अल्टीमेटली राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ किससे, न्यूक्लियोलस से हुआ है। इतनी बात क्लियर है ना। उसके बाद आते हैं हमारे क्रोमैटिन मटेरियल पर। क्रोमैटिन मटेरियल का फंक्शन क्या है, देखो क्रोमैटिन मटेरियल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे न्यूक्लियस में स्प्रेडेड है, स्कैटर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, तो ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल ऐसा ही फैला रहता है, पड़ा रहता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आता है सेल डिवीजन का टाइम, क्या बच्चों, जब आता है सेल डिवीजन का टाइम, तो जब सेल डिवीजन होगा तो दिस क्रोमैटिन मटेरियल विल बी कंडेंस। कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा कंडेंस, गाढ़ा। जैसे अभी दूध है, हमें दूध से क्या बनानी है, आइसक्रीम बनानी है, तो हम क्या करते हैं, दूध को गाढ़ा करते हैं ना, कंडेंस, ठीक है। तो कंडेंस कर रहे हैं जिससे हमें क्या, थिक चीज मिल पाए, ठीक है। तो थिक चीज मिल पाए तो कंडेंस करेंगे हम क्रोमैटिन मटेरियल को। जैसे हमने इस क्रोमैटिन मटेरियल को कंडेंस किया, अपने आप ही सेल डिवीजन करते टाइम कंडेंस हुआ क्रोमैटिन मटेरियल, सो इट इज कन्वर्ट इनटू दिस लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये तो क्या हुआ, एक छोटा सा तरीका होगा समझाने का, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है जो कि आपका कंडेंसेशन करवा रहा है और क्रोमोसोम में से बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं न्यूक्लियर लैमिना की। न्यूक्लियर लैमिना का काम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी न्यूक्लियस के अंदर। ये डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में, आरएनए बनाने में, ट्रांसलेशन करवाने में ये न्यूक्लियर लैमिना का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में क्या बचा, न्यूक्लियर पोर। ये हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये है अभी हमारे पास में न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। अगर हमारी आइज है, हमारी आइज में भी एक्वस ह्यूमर रहता है, ठीक है। तो अगर एक्वस ह्यूमर 99.9% वाटर है, अगर हमारी आइज के अंदर एक्वस ह्यूमर नहीं होगा तो हमारी आइज तो ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जहां पर भी वाटर प्रेजेंट है, जहां भी फ्लूइड प्रेजेंट है, वो एरिया आपका मॉइस्चराइज है, ठीक है। वो एरिया कैसा आपका मॉइस्चराइज, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्रोमैटिन मटेरियल इन डिटेल। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्रोमैटिन मटेरियल को। क्रोमैटिन मटेरियल किस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो है हमारे किसके अंदर था, हमारे न्यूक्लियस के अंदर था। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब मैंने भी आपको जस्ट बोला था कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये सेल डिवीजन के टाइम पर, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, कंडेंस, गाढ़ा हो जाता है, एंड इट इज कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रक्चर। ये एक कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। डू यू नो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम के अंदर ये जो आपको बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, सेंट्रोमियर। अनदर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये जो फैन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटिड। इतनी बात सबको समझ में आई है। अगर हमारे पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम्स हैं, अगर हमारे पेयर फॉर्म में क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहलाएंगे बच्चों, सिस्टर क्रोमैटिड। देखो ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है पूरा, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन अगर मैं एक क्रोमैटिड इसका और एक क्रोमैटिड इसका ले लूं तो ये कहलाएगा हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि क्रोमैटिन मटेरियल इज कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। देन हाउ, कैसे हो रहा है, क्या होता है, आप लोगों ने जब आप 12th क्लास में आएंगे ना तो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर पढ़ना है, इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब ये मैंने क्या बनाया है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर क्या होता है, हमारा डीएनए से रैप होता है। ये क्या चीज बनाई है मैंने,
ये है डीएनए रैप्ड, ये रैप हो चुका है डीएनए। जैसे टॉफी होती है ना, अब टॉफी क्या है, टॉफी के ऊपर क्या होती है, रैपिंग। जैसे टॉफी खोलते हो तो आप खा लेते हो ना, रैपर फेंक देते हो, तो ऐसे रैपर क्या है, इट इज एक्ट लाइक अ रैपर, डीएनए इज रैपर। टॉफी क्या है, हिस्टोन। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए है ना, ये क्या होते हैं, ऐसे आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, इस तरीके से ऐसे जुड़े रहते हैं ऐसे। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक यूनिट नाम देते हैं इसको हम, न्यूक्लियोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोसोम। तो ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। ये आपस में जुड़े किससे हैं, ये आपस में जुड़े हैं एक लिंकर से, डीएनए लिंकर से क्या हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। इसको हम एक स्ट्रक्चर का नाम और देते हैं क्योंकि जुड़े हुए हैं, जैसे मोतियां होती है ना एक माला के अंदर, तो ऐसे इसको हम एक नाम और देते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या नाम देते हैं बच्चों, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही है, बीड्स मतलब होते हैं मोती, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में मोती फंसे रहते हैं, एक माला बन जाती है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ही होता है। अब क्या बोल रही हूं मैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए है ना, ये इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल में ऐसा क्या है, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो क्रोमैटिन मटेरियल हमें कुछ इस तरह का नजर आता है, बीड ऑन स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब ये कंडेंस होकर किस में बदलता है बच्चों, क्रोमोसोम में बदलता है। किस में बदलता है बच्चों, क्रोमोसोम में। तो क्या होता है, तो क्रोमोसोम इस तरह के स्ट्रक्चर है। तो क्रोमोसोम में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा डीएनए वाला यानी कि न्यूक्लियोसोम जो है हमारे, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इस तरीके के न्यूक्लियोसोम मतलब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स भी जुड़े होते हैं। क्या बोला मैंने, इसके अंदर कुछ अलग टाइप के प्रोटीन भी जुड़े रहते हैं। देखो हिस्टोन प्रोटीन तो जुड़ा ही रहेगा जब एक क्रोमैटिन मटेरियल वाली स्टेज है, लेकिन जब क्रोमोसोम इट इज कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, तो एक प्रोटीन इसमें और ऐड हो जाएगा जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आइए बात समझ में, ठीक है। ये है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल का पूरा डीप स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो सेंट्रोमियर है जिससे हमारे क्रोमैटिड अटैच होते हैं, इसी पर ही बेस होती है हमारे क्रोमोसोम्स की शेप्स, ठीक है। क्रोमोसोम किस शेप का है, कौन सा क्रोमैटिड छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सेंट्रोमियर पे बच्चों डिपेंड करता है। तो एक बार फटाफट से समझ लेते हैं शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को। तो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम किस तरीके की होती हैं, जो हमारे क्रोमोसोम है इनमें क्या होती है, एक तो इक्वल शेप के क्रोमैटिड होते हैं, है ना। क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम का जो सेट है इसमें क्या होते हैं, इनके दोनों इक्वल क्रोमैटिड होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ऊपर वाला जो क्रोमैटिड है वो कंपैरेटिवली नीचे वाले से कैसा होता है, थोड़ा सा स्मॉलर होता है। बात समझ में आ रही है। इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक आता है हमारा क्रोमोसोम जिसके अंदर बहुत ही छोटा सा क्रोमोसोम यानी क्रोमैटिड होता है, बहुत ही छोटा सा इत्तू सा। इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एक्रोमैट्रिक क्रोमोसोम। बात समझ में आ रही है ना। और लास्ट क्या होता है कि ऊपर वाला जो क्रोमैटिड है वो बिल्कुल ही लेसर होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। आ रही है बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे क्रोमोसोम्स की शेप, अलग अलग टाइप के शेप्स हैं। देखो इसमें तो इक्वल साइज के क्रोमैटिड है, इसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें थोड़ा सा जो है कंपेयर करें ऊपर वाले से तो थोड़ा सा स्मॉलर है, इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसमें आए तो इसमें तो बहुत ही छोटे हैं, इससे ऊपर वाला जो क्रोमैटिड है उससे छोटे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोमैट्रिक क्रोमोसोम। और इसमें तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं या फिर बहुत ही माइन्यूट क्रोमैटिड होते हैं ऊपर वाली सरफेस पर, इसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, share and subscribe. Thank you so much.